So, hello dear students, I am Abhishek Gupta from Civil Department और आज हम बी 6 सेमेस्टर जो सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग डी 2 आज हम लेकर क्या है वेल्डेड कनेक्शन से रिलेटेड टॉपिक जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं फिलेट वेल्डेड कनेक्शन। ठीक है, फिलेट वेल्डेड कनेक्शन में होता क्या है, आपके दो मेंबर्स को जैसे लेफ्ट जॉइंट हम बनाते हैं उस तरह से इसको बना करके ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग के टर्म्स में तो सबसे ज़्यादा कौन सा वेल्डिंग यूज करते हैं स्ट्रक्चर को असेंबल करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्ड। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आर्क रॉड होता है जिसको हम पिघला करके क्या करते हैं, दो मेटल्स को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपका फिलेट वेल्ड बनता है। ठीक है, एक और डायग्राम बनाता हूं मैं, ये आपका एक मेंबर हो गया, दूसरा आपका ये मेंबर हो गया। ठीक है, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रिक आर्क लेता हूँ वेल्डिंग के थ्रू, इसको क्या करता हूँ, हीट करता हूँ लगभग 3600 डिग्री सेल्सियस पे, और ये क्या होता है मेल्ट होकर के क्या करते हैं, इससे चिपक जाते हैं स्प्रेड से, और ये इस स्प्रेड से चिपक जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, कैसा क्रेटर फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्रेटर्स। ठीक, तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका वेल्डेड कनेक्शन में ये होता है आपका साइज ऑफ वेल्ड एंड थ्रॉड थिकनेस। जितना ज्यादा साइज ऑफ वेल्ड होगा उतना ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ होगी किसकी, आपके कनेक्शन की। ठीक है, उतना ज्यादा आपका थ्रॉड थिकनेस होगा। तो देखियो ये जो थ्रॉड थिकनेस जो मैं बोल रहा हूँ और ये साइज ऑफ वेल्ड बोल रहा हूँ, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ आपका थ्रॉड थिकनेस होता है क्या होता है, k टाइम्स ऑफ f। ये k क्या है आपके यहाँ पे, कोफिशिएंट इफेक्टिव थ्रॉड कोफिशिएंट। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपका डिपेंड करेगा आपका एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस के। ठीक, आपके यहाँ पे s क्या है, यहाँ पे s होता है आपका साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, ये होता है आपका साइज ऑफ वेल्ड, ये होता है आपका साइज ऑफ वेल्ड, यहाँ नहीं होता। ठीक है, जितना ज्यादा साइज ऑफ वेल्ड उतनी ज्यादा आपकी थ्रॉड थिकनेस। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट आपको पता है जो आपका वेल्डेड कनेक्शन होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है आपके टेंशन में बट वीक होता है आपके शियर में। ठीक है, इसीलिए जब कभी हम लोग डिजाइन करते हैं वेल्डेड कनेक्शन तो उसको डिजाइन किया जाता है फॉर शियर। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो मेरा डिजाइन शियर स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, परमिसिबल स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं लिक्विड स्टेट मेथड के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको डिजाइन स्ट्रेंथ निकालना है इसकी, इस फिलेट वेल्डेड की। ठीक है, तो देखो फिलेट वेल्डेड में होता क्या है, कोई मान लो ये कोई मेंबर है, इस मेंबर को मैंने क्या किया, इससे ज्वाइन किया और इसके थ्रू यहाँ से क्या होगा, तो लोड पास होगा, लोड पास होगा तो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, आपके स्ट्रेटर पे फॉर्म होगा। सबसे पहले होगा इस मेंबर यहाँ पे जाएगा, देन वो यहाँ से थ्रॉड पर जाएगा, थ्रॉड से कहाँ जाएगा, इस मेंबर पे ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो आपकी स्ट्रेंथ किसकी होनी चाहिए, आपकी इस वेल्ड की। तो इसके हमको वेल्ड का स्ट्रेंथ निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं हम परमिसिबल स्ट्रेस, मतलब परमिसिबल स्ट्रेस कौन सा, परमिसिबल शियर स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होगा, आप इसको टॉप से देखेंगे तो आपका एक एल इफेक्टिव इनटू थ्रॉड थिकनेस। ठीक है, एल इफेक्टिव इनटू थ्रॉड थिकनेस, ये इनटू एस क्या आपका थ्रॉड थिकनेस। ठीक है, इसका हमारे को एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल की सहायता से हम के और एस निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, अपना डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। अब जाओ यहाँ पे एफ है, यहाँ पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, ये क्या होगा आपका इफेक्टिव थ्रॉड थिकनेस और कोफिशिएंट, और जब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस, एस क्या आपका साइज ऑफ वेल्ड, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके मेंबर के थिकनेस के ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद आगे इनके टेबल्स को देखते हैं, टेबल्स को समझते हैं कि कैसे इनकी वैल्यूज को कंसीडर करना है। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं साइज ऑफ वेल्ड कैसे निकालते हैं और आपका इफेक्टिव थ्रॉड कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर दी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया डिजाइन स्ट्रेंथ निकालते समय हमको तीन क्या होता है उसका डिजाइन स्ट्रेंथ, परमिसिबल स्ट्रेस इनटू आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा आपका एल इफेक्टिव इनटू थ्रॉड थिकनेस। थ्रॉड थिकनेस हम कैसे निकालते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका साइज ऑफ वेल्ड के ऊपर और आपका इफेक्टिव थ्रॉड कोफिशिएंट के ऊपर। अब इफेक्टिव थ्रॉड कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे को टेबल याद करना पड़ेगा, मतलब कि क्या, जो आपका इफेक्टिव थ्रॉड कोफिशिएंट होता है किसके ऊपर बेस्ड होता है, आपका फ्यूजन फेसेस के ऊपर। तो फिलेट वेल्डेड कनेक्शन के केसेस के लिए आपके लिए आईएस कोड ने कुछ नॉर्म्स दिए हुए हैं या फिर कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमको फिलेट वेल्ड डिजाइन करना पड़ता है। मतलब कि फिलेट वेल्ड जब भी हम डिजाइन करेंगे या फिर जब भी उसमें हम आर्क वेल्डिंग करेंगे तो ध्यान रखेंगे जो एंगल होगा फ्यूजन फेस का के बीच का वो 60 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज ऐसे में होगा क्या, अगर मेरा जो एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस है अगर 60 डिग्री से कम होगा तो होगा क्या, यहाँ पे आपका प्रॉपर
प्रॉपर वेल्डिंग नहीं हो पाएगी, और प्रॉपर वेल्डिंग नहीं हो पाएगी तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे आपके एयर पॉकेट्स। ठीक है, अगर एयर पॉकेट्स बन गए तो क्या होगा, ये क्यों बना, ड्यू टू इम्प्रॉपर वेल्डिंग। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है तो क्या यहाँ पे जो थीटा है उससे कम है 60 डिग्री से। ठीक है, अगर आपका मैक्सिमम हो गया थीटा 120 डिग्री से तो क्या होगा, इस ऐसे केस में होगा कि आपका जो थॉट आपका थिकनेस ये का कम हो जाएगा। ठीक है, थॉट थिकनेस कम हो जाएगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो आपका स्ट्रेंथ होता है वेल्डेड टेंशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो आपका साइज ऑफ वेल्ड के ऊपर, दूसरा थॉट थिकनेस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, थॉट थिकनेस कम हो रहा है तो यहाँ पे साइज ऑफ वेल्ड भी और आपका कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि और आपको क्या होगा, स्ट्रेंथ प्रॉपर नहीं मिलेगी किसी भी वेल्ड के केस में। ठीक है, तो इन दोनों को हमको अवॉइड करना है। ध्यान रखेंगे जब भी फिलेट वेल्ड करेंगे तो जो थीटा होगा हमारा किसके बीच में होना चाहिए, 60 डिग्री से लेकर के 120 डिग्री तक। देन उसके बाद हम बता सकते हैं कि हमको इफेक्टिव थॉट कोएफिशिएंट कितना लेना है। अगर मेरा एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस से 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक है तो मेरे को के की वैल्यू कितनी कंसीडर करनी पड़ेगी, 0.7। अगर 91 से लेकर के 100 डिग्री के बीच में मेरा एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस है तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, 0.65। अगर 101 से 106 है तो क्या कंसीडर करना पड़ेगा, 0.6। अगर 107 डिग्री से 107 डिग्री से लेकर 113 डिग्री तो कितना कंसीडर करना, 0.55। और 114 से 120 तो 0.5। ये मेरे को बताया गया था इफेक्टिव थॉट कोएफिशिएंट। ठीक है, देखिए ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन 62 अगर 90 डिग्री आता है तो आपको k 0.7 लेना है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं जैसे कि मैंने बताया साइज ऑफ वेल्ड। अब देखिए यहाँ पे साइज ऑफ वेल्ड के लिए दो क्राइटेरिया दिया हुआ है, एक तो मिनिमम के लिए दिया हुआ है और दूसरा मैक्सिमम के लिए। मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके थिकनेस ऑफ द मेंबर के ऊपर, प्लेट के थिकनेस के ऊपर। अगर मान लीजिए थिकनेस ऑफ द मेंबर मेरा 0 से 10 डिग्री तक 0 से 10 mm है तो मेरे को मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, 3 mm का। अगर 10 से 20 mm का प्लेट है तो मेरे को वहां पे कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, साइज ऑफ वेल्ड मिनिमम 5 mm। अगर 20 से 32 mm का प्लेट है और हमको मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, एटलीस्ट 6 mm। देन 32 से 50 के लिए 8 mm फॉर फर्स्ट रन, और अगर सेकंड रन हम कर रहे हैं तो वहां पे हमको 10 mm। ठीक है, ये हो गया हमारा मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। ठीक, अब इसके बाद बात कर लेते हैं मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, मतलब कि हम मैक्सिमम कितना साइज ऑफ वेल्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड के लिए हमको आईएस कोड ने बोला है, अगर स्क्वायर एजेस आते हैं और यहाँ पे मान लीजिए 2 डिफरेंट साइज के प्लेट्स रखे हुए हैं तो हमको कौन सा प्लेट कंसीडर करना पड़ेगा कैलकुलेशन पर्पस के लिए, मिनिमम वाला। उसके बेसिस पे हम मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड बता सकते हैं। मान लीजिए किसका है, इसकी थिकनेस कितनी है, मान लीजिए 10 mm है तो मेरे को एटलीस्ट 1.5 mm माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बता सकता हूँ मैक्सिमम आपका साइज ऑफ वेल्ड क्या होगा। जैसे कि मान लो 10 - 1.5 कितना है मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, 8.5। ठीक है, फॉर ग्राउंडेड अगर ऐसे हमको क्या लेना पड़ेगा, 3/4 ऑफ नॉमिनल थिकनेस। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारा मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या होगा, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या होगा। और हम ये भी जान के हम ये भी सीख गए कि आपका इफेक्टिव थॉट कोएफिशिएंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, हमको कैलकुलेट करना है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। डिजाइन शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा आपका एल इफेक्टिव। अब एल इफेक्टिव देखते हैं। ठीक है, एल इफेक्टिव क्या होता है देखते हैं। ठीक है, एल इफेक्टिव आपको डायग्राम समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मेरा ये प्लेट बैठ था, मैंने क्या किया, दो प्लेट को आपस में ऐसा ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस तरह से मेरा प्लेट था, एक प्लेट और दूसरा प्लेट क्या हुआ, ऐसे मैंने रख करके क्या किया, ऐसा ज्वाइन कर दिया। ठीक है, कैसे ज्वाइन किया, विद द हेल्प ऑफ फिलेट वेल्ड। तो फिलेट वेल्ड के लिए क्या किया मैंने ऐसे एक वेल्ड कर दिया जो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो लेंथ होता है ये क्या कहलाता है आपका, एल इफेक्टिव लेंथ या फिर एल नॉट। ठीक है, ये टोटल लेंथ हो गया। अब हमको इसका इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जब हम वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं, जब हम वेल्डिंग करना स्टार्ट करते हैं, गन करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ आपका ऐसा फॉर्म होता है वेल्डिंग। ठीक है, तो ये तो आपका टोटल हो गया एल नॉट, मतलब ये टोटल लेंथ। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका इम्प्रॉपर वेल्डिंग है, मतलब कि जो साइज ऑफ वेल्ड है यहाँ पे इक्वल नहीं है। वो किसके इक्वल नहीं है, आपके साइज ऑफ वेल्ड के इक्वल हम
माइनस करना पड़ता है तो हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, एल इफेक्टिव। तो ये हमारा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है आपका, एल इफेक्टिव। ठीक है, तो एल डॉट से मैं क्या निकाल सकता हूँ, अगर हमको टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड पता है तो वहां से एल क्या निकाल सकता हूँ यहाँ पे, सॉरी एल इफेक्टिव को कैलकुलेट करना है। एल इफेक्टिव इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एल नॉट माइनस 2 टाइम्स ऑफ एस। तो मेरे यहाँ से क्या निकल जाएगा, एल इफेक्टिव। तो इस तरह से आपको एल इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। और ये सब जितने भी चीजें मैं पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं सारी चीज को डीप में नहीं ले जा रहा हूँ, सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ जितना आपको न्यूमेरिकल में रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इसके बाद हम सीधे न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 75 mm into 8 mm टाइम एम्बर्स टू ट्रांसमिट अ फैक्टर लोड, मतलब कि क्या बोल रहा है, कोई ऐसा मेंबर है 75 mm into 8 mm क्रॉस का, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है अपने लोड, कितना लोड को ट्रांसमिट कर रहा है, 145 किलोमीटर, ठीक है। और क्या करने के लिए बोला क्वेश्चन में, को डिजाइन अ फिलेट वेल्ड, इसको हम अंडरलाइन करेंगे, डिजाइन अ फिलेट वेल्ड एंड नेसेसरी ओवरलैप्स फॉर द केसेस शोन इन फिगर। द स्टील यूज्ड इज ऑफ ग्रेड Fe410 एंड assume gusset plate to be 12 mm thick। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या बोला हुआ है, सबसे पहले कर्व आया है ओवरलैप्स। तो ओवरलैप समझते हैं क्या होता है, जब कभी भी मेरे को फिलेट वेल्ड करना होता है और मैं लैप फिलेट वेल्ड बना रहा हूँ तो ध्यान रखना पड़ता है कि जो ओवरलैप डिस्टेंस होता है वो 4 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट या फिर 40 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओवरलैप मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ऐसा रख करके जो ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहली बात हमको क्या दिया हुआ है, Fe410 ग्रेड का क्या दिया हुआ है, हमको स्टील प्लेट्स दिया हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट होगी कितनी होगी, 410 मेगापास्कल, जिसकी यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी या फिर यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, 250 मेगापास्कल, ठीक। अब इसके बाद ध्यान रखिएगा, हमारे पास ना दो जगह वेल्डिंग करते हैं, तो शॉप में भी करते हैं और आपका फील्ड में भी करते हैं। जब कभी भी मैं शॉप में वेल्डिंग करूंगा तो मेरे को गामा एमडब्ल्यू मतलब कि पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1.25 लेनी है। अगर मैं क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी जो वेल्डिंग है वो कहाँ की गई है, साइड्स पे की गई है, तो जो मेरे को गामा एमडब्ल्यू जो कि क्या कहलाता है हमारा पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर, इसको हमको कंसीडर करके चलना है 1.5, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ, फैक्टर लोड दिया हुआ ऑलरेडी, इसको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, ये फैक्टर में दिए हुए लोड, ठीक है, 145 किलो न्यूटन, ठीक। ये हो गया हमारा, ये हमारा लोड आ रहा है, इसके लिए हमको डिजाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता है कि डिजाइन से हम जो वेल्डिंग कनेक्शन होता है वो क्या होता है, हम शियर स्ट्रेंथ से उसको डिजाइन करते हैं, मतलब कि डिजाइन शियर स्ट्रेंथ हमको पता करनी है यहाँ पे। तो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, क्या होती है, परमिसिबल स्ट्रेस इनटू परमिसिबल शियर स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है हमारा, एल इफेक्टिव इनटू थ्रॉट थिकनेस। अब थ्रॉट थिकनेस जैसे कि मैंने आपको बताया किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका एक तो साइज ऑफ वेल्ड के ऊपर, दूसरा इफेक्टिव आपका के, ठीक है, के ऊपर डिपेंड करता है, इफेक्टिव थ्रॉट कोफिशिएंट के ऊपर। तो के कहाँ से निकलेगा आपका, के आपका डिपेंड करता है कि आपका एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस। तो देखो क्वेश्चन में आपको एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस नहीं दिया होगा, तो आप ये मान के चलिए कि 60 से आपका 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे जो हमारा के की वैल्यू होगी हमको 0.7 कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक। दूसरा आता है यहाँ पे साइज ऑफ वेल्ड। अब साइज ऑफ वेल्ड निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि मिनिमम साइज क्या हो सकता है एक वेल्ड का, दूसरा मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है। तो मिनिमम साइज मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो मिनिमम साइज आ रहा है मेरा लगभग फॉर मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड फॉर दैट इज 5 mm, ठीक। मिनिमम साइज का मेरे को 5 mm और मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या बोल रहा है, दैट इज ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके थिकनेस ऑफ जो मिनिमम थिकनेस होगा प्लेट का, वो यहाँ पे मिनिमम थिकनेस किसकी है, 8 mm इसकी। तो मैं क्या कर सकता हूँ 8 - 1.5, तो यहाँ पे मेरे जो मिनिमम साइज ऑफ सॉरी मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड आ रही है 6.5 mm, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट्स प्रोवाइड वेल्ड दैट इज साइज ऑफ वेल्ड दैट इज 5 mm, ठीक है। फिर मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, आपकी थ्रॉट थिकनेस क्या होता है, k टाइम्स ऑफ s। तो थ्रॉट थिकनेस मैं क्या कर सकता हूँ, k = 0.7 एज्यूम किया मैंने, और साइज मेरा क्या है वेल्ड का 5 mm मैंने कंसीडर किया। तो थ्रॉट थिकनेस आ रहा है k टाइम्स इनटू s = 0.7 इनटू 5 इनटू i = 3.5, मतलब कि जो थ्रॉट थिकनेस है उसकी वैल्यू कितनी आई आपकी 3.5, ठीक। क्या बोलो कितने लोड वहां पे लोड आ रहा है इसके ऊपर 145 किलोन्यूटन का, ठीक है। तो कुल मिला के हमको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि हमको कितना वेल्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि दो चीज हमको निकालना है, एक तो आपको ओवरलैप निकालना है, ओवरलैप डिस्टेंस, दूसरा आपका यहाँ पे आपको कितना वेल्ड का रिक्वायरमेंट है, कितना लेंथ वेल्ड का रिक्वायरमेंट है। तो
तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिजाइन स्ट्रेंथ का, डिजाइन सेल स्ट्रेंथ का, दैट इज आपका परमिसिबल सेल स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आपका परमिसिबल सेल स्ट्रेस क्या होता है, Fu अपॉन मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इनटू आपका पार्शियल फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा आपका ये आता जाएगा, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, क्रॉस सेक्शनल एरिया से, मतलब कि एल इफेक्टिव टू थ्रॉट थिकनेस, ठीक है। तो कुल मिला के हमको यहाँ पे भी एल इफेक्टिव नहीं पता कि हमको कितना लेंथ ऑफ बेड का जरूरत है, लेकिन हमारे को ये नहीं पता कि एल इफेक्टिव के बारे में, तो हमको ये एल इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। वो कहाँ से निकाल सकते हैं, डायरेक्टली इस फॉर्मूला में पुट करके। देखिए हमको क्या कर दिया हुआ है, एक तो हमको फैक्टर नोट दी हुई है 145 किलोमीटर, हमको ये पता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट गामा एंड हमको सॉफ्ट वेट का स्ट्रेंथ है, थ्रॉट थिकनेस पता है, पर हमको एल इफेक्टिव नहीं पता कि हमको यहाँ पे कितना हमको लेंथ हमको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ अपना एल इफेक्टिव। तो एल इफेक्टिव मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो मेरा कितना एल इफेक्टिव दैट इज 220 mm, ठीक है। मतलब कि क्या, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से तो मेरे को पता चल जाएगा कि एटलीस्ट मेरे को कितना ओवरलैप करना पड़ेगा इस मेंबर को वेल्ड करने के लिए, ताकि उस 145 किलोमीटर को आराम से रोड को कैरी कर सके, ठीक है। तो देखिए जहाँ पे मैंने लेंथ ऑफ वेल्ड ऑफ ईच साइड दैट इज 220 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है 110 mm। इसके बाद लोग क्या कर रहा है, ओवरलैप लेंथ निकालना है, दैट इज इसके इक्वल आएगा, इसी के इक्वल आएगा, दैट इज 110। इसके बाद लोग कैलकुलेट करना है क्या, एंड रिटर्न, देखिए इसको क्या जाता है एंड रिटर्न, ठीक है। ये होता है एंड रिटर्न। एंड रिटर्न हम निकाल सकते हैं 2 into साइज ऑफ बेड, कितना बड़ा साइज ऑफ बेड 5 mm, तो एक साइड को कितना बेड कितना पड़ेगा 10 mm, ठीक है। तो 10 mm, तो हमको ये बताना है कि हमको टोटल कितनी लेंथ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो टोटल आपका लेंथ रिक्वायरमेंट आएगा 110 mm प्लस 110 mm प्लस 10 mm प्लस 10 mm, तो टोटल आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ रहा है और 2 into 110 प्लस 2 into 5, तो ये आपका आ रहा है 260 mm। मतलब कि हमको टोटल कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट है फॉर दी वेल्डिंग, ताकि इस इतने लोड को आराम से वो कैरी कर सके या फिर झेल सके उस लोड को, ठीक है, विदाउट फेलियर।